हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सरदार शहर में सभा करने के लिए पहुंचे हैं। सरदार शहर उपचुनाव में लालचंद मूंड के समर्थन में सरदार शहर के अंदर लोग ये भी कह रहे थे कि सरदार शहर में आपके समाज का आदमी जिता दे हनुमान जी, लेकिन फिर राजगढ़ नहीं बन जाए। मैंने कहा राजगढ़ में क्या है कि वहाँ बदमाशी ज्यादा होती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी यहाँ से जीतती है और 23 में अगर मजबूती होती है तो राजस्थान से सारे अपराधी जोड़ी झंडे लेकर बंगाल की खाड़ी की तरफ भाग जाएंगे। ये मैं विश्वास करना चाहता हूं। पहले भी जब भी बदमाशी हुई, आज भी जब भी बदमाशी होती है, चाहे जिस इलाके के अंदर होती है, सबसे पहले आवाज अगर किसी की आती है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों की, आरएलपी के विधायक और आरएलपी के सांसद हर कौम के लिए लड़ाई लड़ते हुए आपको दिखते। भाइयों, नागौर के अंदर बंजारा जाति की कोई बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन जिस तरह बंजारों के घर उजाड़े, उनके आचरणे उजाड़े, मैं वहां नहीं था। मेरे दोनों विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा मावरी सरकार से लड़ने के लिए मौके पे पहुंच गए, लड़ाई लड़ी, प्रयास किया और 15 दिन तक हम बैठे रहे, सरकार को झुकाया और पूरे राजस्थान के अंदर एक आदेश करवा दिया कि चाहे गोचर की भूमि के अंदर कोई गरीब आदमी अगर 50-60 साल या 30-40 साल से बैठा है, अगर उसकी व्यवस्था वो दूसरी जगह कोई कर दे तो गोचर में से भी अलॉटमेंट गरीब लोगों को हो सकता है। ये आदेश राजस्थान की सरकार से अगर कराया, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम था। मेरे विधायकों में मुकदमा दर्ज हुआ, आज भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है, पेंडिंग है मामला। भाइयों, एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान में तीसरी ताकत के रूप में अगर आपने देखा है, हम ही तीसरी ताकत है। 6 बसपा के लोग जीते थे, गहलोत साहब ने खरीद लिया बसपा के 6 लोगों को, कांग्रेस में विलय कर लिया। 2 कम्युनिस्ट जीते थे, दोनों गहलोत की गोदी में बैठ गए जाके। 2 बीटीपी के थे, बीटीपी तोड़ के भाग गए। एक लोकदल का था, लोकदल छोड़ के गहलोत के मंत्री बन गया। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक थे, तीनों मजबूती से राजस्थान की सरकार के खिलाफ हमेशा लोहा लेते हुए सड़क से लेकर सदन तक आते। अभी ओबीसी आरक्षण की जो विसंगति का मामला चल रहा है, कांग्रेस के नेता भाषण जरूर देते हैं, बाहर ट्वीट भी करते हैं, लेकिन विधानसभा के फ्लोर पे जो बोलता है वही हिम्मत वाला होता है। विधानसभा के अंदर तो सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने ओबीसी की विसंगति को दूर करने की पुरजोर तरीके से बात करी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उस मामले में छोटे भाइयों को आश्वस्त करते हैं कि इस विसंगति को दूर कराने के लिए हमें अगर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, राजधानी को घेरना पड़ा, घेरेंगे। ओबीसी के भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि आपके हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। जब आरक्षण की लड़ाई चली थी, तभी हनुमान बेनीवाल उन नौजवान नेताओं में से था तो पूरे राजस्थान के अंदर जाट समाज के आरक्षण की लड़ाई आज से 24-23 साल पहले भी लड़ रहा था और आज भी उसी हिसाब से लड़ रहा था। भाइयों, हमने किसी के आरक्षण का विरोध नहीं किया, SC, ST, ओबीसी। और जब मुझे लोगों ने पूछा कि ब्राह्मण बड़ियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मैंने कहा आर्थिक आधार पर ब्राह्मण बड़ियों को भी आरक्षण राजस्थान के अंदर मिलना चाहिए। इस बात का भी समर्थन हनुमान बेनीवाल ने हुंकार रैलियां विधानसभा और लोकसभा के अंदर किया था। मैं उन जातियों से भी अपील करना चाहता हूं, आपकी जातियों का जब किसी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया, आप भी कृपया ओबीसी में विसंगति का कोई व्यक्ति जातीय तरीके से ऐसी द्वेषता से इस ओबीसी की विसंगति दूर करने की बात का विरोध नहीं करे। सामाजिक समरसता राजस्थान में बनी रहे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति। मेरे सामने तो सरकारें लड़ी है, मैं सरकारों से लड़ा हूं। आपके यहाँ भवनलाल जी तो कुछ भी नहीं, हमारे वहां तो मिर्जाओं का बहुत बड़ा एम्पायर था, मैंने उनको घर के अंदर बिठा दिया, मिर्जाओं को समेट के घर के अंदर बिठा दिया। तो भाइयों, और तेजाजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि जो काम हाथ में लेता हूं जीत हासिल होती है। किसानों के मामले के अंदर चाहे लंबी सादत किसानों को देनी पड़ी, लेकिन मोदी को झुकना पड़ा। अब मैंने अग्निपथ योजना, जहां हमारे शेखावाटी के चूरू के सबसे ज्यादा किसान के बेटे बॉर्डर पर सादत देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि मोदी जी की किसान आंदोलन में जो चिढ़ थी मन में कि किसानों ने मुझे झुकाया, मैं क्या करूं, तो किसान के बेटों को तकलीफ कैसे दे, सेना को ठेके पे दे दिया प्रधानमंत्री ने। लेकिन सेना को ठेके पे जब दिया
तो देश का कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा के अंदर अगर तख्ती लेके कोई पहुंचा, लोकसभा के अंदर अगर व्यवधान करके कार्रवाई रोकी, तो नागौर के सांसद ने अग्निपथ योजना वापस देने की बात करी और किसान के बेटों के हक की लड़ाई लोकसभा के अंदर लड़ी। और जब दूसरे मेरे छोटे भाइयों ने, कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भाइयों, सबसे ज्यादा हमारे नौजवान आर्मी में जाते हैं। जब देश के नौजवानों पर संकट आया तो कहां चला गया वो नेता जो नौजवानों की पैरवी की बात करते हैं? अकेला हनुमान बेनीवाल जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है कि मोदी जी रुक जाओ, हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने बड़ी साधे देके आपको शर्मसार किया था, झुकाया था, और अग्निपथ के मामले में भी फिर हम मोदी को झुकाएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, चूरू के अंदर बड़ी रैली का मैंने ऐलान किया था कि नवंबर के आखिरी में या दिसंबर के पहले सप्ताह में चूरू में रैली करेंगे, लेकिन उससे पहले ही सरदार साहब का उपचुनाव आ गया। उपचुनाव आ गया तो पहले उपचुनाव लड़ना हमारे लिए जरूरी है। उपचुनाव नहीं लड़ेंगे तो लोग कह देंगे बीजेपी से सेटिंग हो गई, और लड़ेंगे तो कह देंगे कांग्रेस से सेटिंग हो गई। अब कहां जाऊं मैं, बताऊं? मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसी ऐश्वर्या राय की स्थिति, उसको सब चाहते हैं और मुझे भी सब चाहते हैं। कभी तो बार बार आप लोगों को बीच आ जाता है। तो भाइयों, मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं, और ये सुजानगढ़ की जो टीम बैठी है यहाँ पे मंच पे, मुझे पूरी उम्मीद है सुजानगढ़ के मुस्लिम समाज के लोग, रेगर समाज के लोग, नाइक समाज के, जाट समाज के, मेघवाल समाज के, सारे एक ही बात कह रहे कि सुजानगढ़ में थोड़ी कमी रह गई थी, तो वो सरदार साहब हम पूरी करेंगे। इनका वोट तो नहीं, इनका नहीं लगेगा, लेकिन ये वोट की अपील करेंगे। मैं राजस्थान के नौजवानों से आज मंच के माध्यम से अपील करता हूं, भाइयों, भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका, भगत सिंह ने जब अंग्रेज को गोली मारी, तब भगत सिंह को लोगों ने कहा कि आपको फांसी होगी। भगत सिंह ने कहा कि मुझे फांसी होगी तो क्या है, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मैं तो जब चाहूं सत्ता मेरा इंतजार कर रही है, जब चाहूं दिल्ली में मंत्री बन जाऊं, जब चाहूं स्टेट के अंदर भी मेरे पार्टी के किसी विधायक को मिनिस्टर कल कोई बनवा दूं। ये मंत्रियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सत्ता पे कब्जा करने की है। रोने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मारवाड़ की 43 सीट राज छीनने के लिए तैयार बैठी है। सरदार शहर के अंदर आप चुनाव जीता दो, सरदार शहर की जीत से गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी और चूरू की जो 50 के लगभग सीटें, भाइयों, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ऐसी लहर चलेगी, ऐसी सुनामी चलेगी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सुनामी के अंदर उड़ जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये आपको वोट के माध्यम से दिलाना है। कहीं ऐसा नहीं हो मैं गांव गांव घूमूं, मुझे यहाँ घुमा भी लो, उसके बाद वोट भी कम आए, तो लोग कह देंगे सरदार से जीते नहीं, कहां से जीते। या तो वैसे भी राजस्थान के अंदर तो आप जानते हो कि सुस्त बहुत है लोग, सुस्त है। जैसे वसुंधरा का नारा लगता था ना, सूर्या अस्त वसुंधरा मस्त, 8 PM नो सीएम। अभी देखो आप सरदार से तारानगर, राजगढ़, चूरू, गिनते जवाब, रतनगढ़, सुजानगढ़, नौर, वाजरा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, संगरिया, डूंगरगढ़, लूणकरणसर, फिर आ जाओ। ये 25-30 तो किसानों की ऐसी कॉन्स्टेंसी है जहाँ 1-1 लाख किसान और 60-60, 70-70 हजार मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। फिर भी कांग्रेस और बीजेपी की टिकट की लाइन में लोग खड़े हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते। कोई किसी को अपना पापा बना लेता है और कोई किसी को मम्मी बना लेता है टिकट के लिए वहां जाकर। तो भाइयों, लड़ने के लिए दम चाहिए, और दम नौजवान मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े। मैं कभी थक जाता हूं यार, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 10-15 MLA आ जाएंगे, बाद में वही करना। तो आवाज आती है चूरू जिले से, बाड़मेर के किसी गांव से, हनुमानगढ़ हरियाणा के किसी गांव से, हनुमान जी हरियाणा भी आपकी तरफ देख रहा है, यूपी भी आपकी तरफ देख रहा है, दिल्ली भी देख रहा है। हमारे नेताओं ने हमें बेच दिया, आप हमें बचाना, आप किसानों के रखवाले हो, आप लड़ते रहो, एक दिन आपका आएगा। और भाइयों, इसी उम्मीद के साथ हनुमान बेनीवाल इन दोनों पार्टियों से लगातार लड़ाई लड़ रहा है। सत्ता छोड़ के सड़कों पे
घूम रहा है, वो गांव गांव ढाणी ढाणी घूम रहा है। इस प्रदेश के अंदर जब माफिया हावी होता है तो आरएलपी मजबूती के साथ उस माफिया के खिलाफ लड़ती है। आज बजरी की क्या स्थिति है? वही बजरी का ठेकेदार जो वसुंधरा को पैसे देता था, वही बजरी का ठेकेदार गहलोत के यहाँ पैसे दे रहा है। सारी बजरी की माइन से खुद के नाम करा ली। बजरी साइज 12, 15, 20 हजार रुपए ट्रक आती है, जो बजरी 2000 रुपए ट्रक गरीब लोगों को बजरी मिलती थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। देखिए बजरी वाले कितने हावी हो गए माफिया। जोधपुर के अंदर देखिए 2 दिन पहले की घटना, उससे पहले बालोतरा में किस तरह युवक को कुचल के मार दिया। राजस्थान में कई जगह आप देख रहे हैं बजरी माफिया किस तरह हावी है। बजरी माफिया, पर्यटन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, इन सब का एक इलाज है। अगर आप चाहते हो कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकले और ऐसा महसूस करे कि मैं मेरे घर के आंगन में घूम रही हूँ, वो व्यवस्था तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर दे सकती है, न कांग्रेस दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जब मैं पहले आरोप लगाता था कि वसुंधरा गहलोत एक है, तो लोग कहते थे कि हनुमान जी तो ऐसे ही आरोप लगा रहे। भाइयों, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हम सरकार गिराने में थे, उस समय वसुंधरा ने गहलोत की मदद करी और कई विधायक अशोक गहलोत को दिए। बदले में गहलोत उसकी मदद कर रहा था, चाहे माथुर आयोग हो, चाहे वसुंधरा का पीए कमठान कालीन चोर के भाग गया, उस मुकदमे में एफआईआर दी और कई लोगों को आपस में एक दूसरे ने बचाया। ये इसी का परिणाम है कि राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। आज अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं, पता लगता है कि थाने में बलात्कार हो गया, एम्बुलेंस में रेप हो गया, छोटे बालकों के साथ, छोटी बालिकाओं के साथ। आखिर कौन बचाएगा हमें? कौन इस व्यवस्था को बदलेगा? भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। नौजवानों, उठाओ। हर क्रांति का हीरो नौजवान था। भगत सिंह की भूमिका के अंदर आपका भाई चल रहा है। वो सत्ता छोड़ के आपकी सत्ता के अंदर मजबूती और सत्ता में कब्जा चाहता है। आधी अधूरी सत्ता हनुमान बेनीवाल नहीं चाहता। लोकतंत्र के अंदर 2 ही तरह के लोगों की चलती है, या तो जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो, या कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान की अगर सरकार आई, आरएलपी की सरकार राजस्थान में आई और सरदार शहर आपने अगर जिता दिया, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कहां जाके खड़ी हो जाएगी, इसका अंदाज भी आपको नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि नौकरियों के कैंप लगवा दूंगा राजस्थान के अंदर। जिस तरह प्रशासन गाँव के संग अभियान चलता है, शहरों के संग अभियान चलता है, हर डिपार्टमेंट में कितने खाली पद है, कितने संविदा कर्मी राजस्थान के अंदर। मैं सारे भाइयों को आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपकी लड़ाई हमेशा लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर लड़ने के लिए विधायक चाहिए, सांसद चाहिए, विधानसभा में मामला उठाने के लिए विधायक चाहिए। मेरे पास 3 विधायक है, 3 विधायक विधानसभा ठप नहीं कर सकते। और मैं तो अकेला ही लड़ रहा था लंबे समय से। देखा मैं 8 से 13 से 18 जब मैं था तो कांग्रेस के 20-21 एमएलए थे। वसुंधरा जब खड़ी होती थी भाषण देने के लिए, मैं मेरी सीट पे खड़े होकर वसुंधरा को बिठाता था, नहीं बोलने दूंगा तुम्हें। मुझे बाहर निकालते थे, मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन मैं डरा नहीं कभी भी। और जो हार्डकोर क्रिमिनल राजस्थान के अंदर किसान के बेटों के सीनों पे गोलियां चला रहे थे, उन हार्डकोर अपराधियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किसी ने किया। नागौर के शासक ने उन किसानों को, दुश्मनों को धरती दिखाई और कईयों को दूसरा रास्ता भी दिखाया। ये सारी बातें आप जानते हो। ज्यादा नहीं कह के मैं दोबारा आपसे वोट की अपील करने आपके बीच आया हूँ। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं हेलीकॉप्टर लेके जाऊं, लेकिन मेरे पास किराया नहीं था हेलीकॉप्टर का, मैं गाड़ी से आया हूँ। आज दोबारा हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन आपको इस बात के लिए ये करना होगा 2-3-4 जगह उड़ा पाएंगे, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि सारे हेलीकॉप्टर मोदी जी ने और राहुल गांधी ने गुजरात बुला लिए, हिमाचल चले गए सारे। हिमाचल में चुनाव हो गया, गुजरात का बाकी है। हमारे पास कोई 1-आध हेलीकॉप्टर देखेंगे, 1-आध दिन का कोई आप लोगों से व्यवस्था करेंगे। कौन देगा बताओ, हेलीकॉप्टर देने के लिए कितना चाहिए? भाइयों, ये बातें ऐसे नहीं कर, हर पार्टी का अकाउंट है ना, आप उसको देख सकते हो। अभी आरएलपी पार्टी को देख लो, उसके अकाउंट में क्या है। मुझे सत्ता प्यारी नहीं, तुम लोग ही मेरी ताकत हो। लोग मुझे कहते हैं हनुमान जी आपका सोशल मीडिया का क्या प्रोग्राम चल रहा है? मैंने कहा चल थोड़े रहा, अपना भी चल रहा। भगवान के बच्चे खुद ही चलाते हैं, खुद ही किसी चीज को ट्रेंड करवाते हैं, 1 नंबर पर ले आते हैं। इनका मन होना चाहिए। लेकिन मुझे मीडिया वाले पूछते हैं कि आपकी पार्टी, लोगों को इस बात का भरोसा नहीं होता ना, क्योंकि राजस्थान में थर्ड बढ़ाई नहीं, एकदम से कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो हिंदुस्तान है,
ये अंग्रेज आए व्यापार करने और 200 साल राज करके चले गए। आए तो व्यापार करने, देखा यह मामला ठीक है, राज कर लिया राज, भाई से भाई को लड़ा के फूट डालो, राज करो। इस राजस्थान में अगर सोचा भी होगा तो किसी ने ये सोचा होगा मैं चूरू का नेता बन जाऊं, मैं नागौर का बन जाऊं, मैं सीकर का बन जाऊं, मैं हनुमानगढ़ का बन जाऊं, मैं बाड़मेर का, मैं भरतपुर का। इस राजस्थान में किसान राजनीति का नेतृत्व करने का किसी ने नहीं ठाना, और जब मौका आया चूक गए, कोई किसी कदमों में चले गए, कोई किसी पार्टी का दामन थाम गए। तो ये हालात राजस्थान के थे, इसीलिए सरदार शहर के अंदर विकास नहीं हुआ। अगर सरदार शहर में किसान नेता चाहते, 50 साल पहले सरदार शहर में नहर आ सकती थी, 60 साल पहले आ सकती थी। मारवाड़ की धरती पे, शेखावटी की धरती पे नहर का सिंचाई का पानी अगर 50-60 साल पहले आता, हमारे पड़ोसी हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जिस तरह पैदावार नाली की जमीनों के अंदर जिस तरह पैदावार होती है, वही पैदावार सरदार शहर और मारवाड़ की धरती पे होती। हमारे बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, लेकिन हमारे नेताओं ने धोखा दिया। हमें अंग्रेजों ने मारा, हमें जागीरदारों ने मारा, हमारे नेताओं ने मारा और अकाल में धोखा दिया। फिर भी हम टूटे नहीं, झुके नहीं। आज भी भारत माता अगर सुरक्षित है, वो किसान के बेटों के बल पर सुरक्षित है। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा था कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे, दुर्गम रस्तों पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 हथियार लेके या रॉकेट लॉन्चर लेके अगर कोई लड़ सकता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने झुकना नहीं सीखा। कई लोगों का तो इतिहास गांव गली मोहल्लों का इतिहास है, हमारा दिल्ली का इतिहास है। दिल्ली के दरवाजे भरतपुर वाले ले आए थे, भरतपुर के राजाओं ने दिल्ली पे राज किया था। हम एक जरूर बात है कि सेमीफाइनल खेलते, हम फाइनल नहीं खेलते। सेमीफाइनल में कहते हैं जीत का, अरे फाइनल तो होना भी पूरा। तो फाइनल खिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल आपके बीच आया है। एक बार आने से आप भी नहीं मानते। आपने मुझे कहा छोड़ो दिल्ली, छोड़ दी दिल्ली, छोड़ो राजस्थान, छोड़ दिया राजस्थान, आओ सब बनाओ पार्टी, बना दी पार्टी, लड़ो सड़कों पे, लड़ रहा हूँ सड़कों पे, लड़ो उपचुनाव, कभी मना नहीं की। लालचंद जी को लड़ा, लो लालचंद जी। अब कोई सुनो, जैसा आपने कहा वैसा ही करता जा रहा हूँ, नहीं करता जा रहा, आपके कहने से ही कर रहा हूँ। लेकिन हमारी वो गाना चलता है ना कि चौधर दिल्ली में चले, जयपुर में चले, तो ऐसे तो चलेगी नहीं, तो जीत नहीं चलेगी चौधर। हाँ ये सही है कि बीजेपी को तो 3rd नंबर पर डाल दो, क्या जीते कैसे? बीजेपी को 3रे नंबर पर रखने के लिए लड़ रहा हूं मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरदार शहर के अंदर चुनाव जीते। और भाइयों, मैं मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों से भी आह्वान करता हूं, मैं ग्वाल समाज के भाइयों से आह्वान करता हूं, सर्व समाज से आह्वान करता हूं कि तीसरे मोर्चे जहां भी बने देश के अंदर, चाहे हरियाणा का इतिहास उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश बिहार का इतिहास उठा के देख लो, बड़ी जातियों के साथ मुसलमान जब आया, मेघवाल आया, तब वहां सत्ता बदली। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती CM बनी तो मुसलमान उसके साथ था, मुलायम सिंह यादव बने, मुसलमान साथ था, लालू यादव बने, यादवों के साथ मुसलमान था। तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल का परिवार या चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री और यूपी के CM बने, तो यूपी का मुसलमान उस समय किसानों के साथ खड़ा था। मैं आह्वान करता हूँ सरदार शहर के मेरे मुस्लिम भाइयों से, मेरे मेघवाल भाइयों से, सर्व समाज के OBC के भाइयों से, सर्व समाज से, ये लड़ाई इस राजस्थान को बचाने की लड़ाई है। कि हनुमान बेनीवाल चुनाव अगर हारेगा तो हनुमान नहीं हारेगा, ये सरदार शहर का जवान और किसान चुनाव हारेगा। इस चुनाव पे दिल्ली की नजरें, अगर आपने सरदार शहर सीट जीता दी तो मैं मोदी जी को भाषण नहीं देने दूंगा लोकसभा के अंदर, ये मैं विश्वास करता हूं। और सरदार शहर जीता दी तो कांग्रेस की भी विदाई तय हो जाएगी राजस्थान से। लेकिन सरदार शहर के अंदर जीत चाहिए, वोट नहीं चाहिए कि खाली 50,000 वोट ले लिए, 60,000 ले लिए, इतने वोट आने चाहिए। नौजवानों, एक व्यक्ति आज ही पढ़ करो कि मुझे 10 वोट मेरे भाई के लिए दिलाना है, जिस भाई ने सत्ता को ठोकर मार के नेताओं को ठीक कर दिया। ये वही राजस्थान है। क्या नेता नमस्ते नहीं करते थे? ये हनुमान बेनीवाल की हुंकारों का ही परिणाम है, ये नौजवानों के आगाज का ही परिणाम है कि नेता बिना बुलाई शादी में चले जाते। अरे साहब, इधर से निकल रहा था तो ढोल का मतलब मैं आ गया, ये मैं नहीं खेलने था,
ये मैंने ही किया, नेता रात घूमने लगे। जो वंशवाद की राजनीति थी, नागौर में बड़ा साम्राज्य था मिर्जाओं का, घर बिठा दिया उनको। और किनका था, उनको बिठा दिया। यहां से भी वंशवाद आपको खत्म करना होगा। भंवरलाल जी की अब सिंपैथी का वोट मत डालना। किस चीज की सिंपैथी, वो तो 90 साल के थे भंवरलाल जी। वो मेरे को पहले कह रहे थे, 1 साल पहले कह रहे थे मुझे कि मैं तो जाऊंगा। मुझे पहले कैसे पता लग गया आपको कि मैं तो जाऊंगा? हनुमान भाई, अब तुम लोग इस गहलोत के पीछे पड़ो। तो उनकी बात मान लो, पड़ा उनका बेटा तो गहलोत की फोटो लगा के वोट मांग रहा है। मैं तो लड़ रहा हूँ ना, 100 गहलोत से लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ रहा हूँ। इस बात को देख लो आप लोग। सरदार शहर से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, क्योंकि उस दिन गुजरात के चुनाव का रिजल्ट भी आएगा। 8 को आएगा ना गुजरात का, अपना भी 8 को आएगा ना। अगर सरदार शहर में आरएलपी जीतती है तो गुजरात में कौन जीतता है? जो भी जीतेगा उसकी जीत फीकी पड़ जाएगी। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आप अपने भाई का साथ दे, इतना भरोसा दिलाता हूँ। मैंने जिसका भी हाथ पकड़ा है उसका हाथ नहीं छोड़ा। गरीब को गणेश मान के हमेशा सेवा करी, और उसी का परिणाम है इस राजस्थान में बड़ी रैलियों के जो रिकॉर्ड है। इस देश की बड़ी रैलियों के अंदर जो शुमार किसान और जवान अपने अपने साधनों से आते हैं, वो हनुमान बेनीवाल अपने भाई के लिए आते हैं। मैं जानता हूँ कि आज 100 रुपए लीटर डीजल है, और मैं निकलता हूँ 1 गाड़ी लेके, और 100 गाड़ी लेके आप आ जाते हैं रोज। मुझे ये भी नहीं कहते कि भाई साहब आज नहीं आऊंगा, कल नहीं आऊंगा। मेरे लिए कई लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, कईयों पे झूठे मुकदमे दर्ज हुए, कईयों के कैरियर खराब हो गए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भाई अगर सत्ता के अंदर आया, सत्ता के नजदीक भी आया, तो सारा फाल्ट एक साथ निकाल दूंगा, एक साथ आप सबको आगे लेकर आ जाऊंगा। यही मैं विश्वास दिलाता हूँ भाइयों। मुख्यमंत्री और सत्ता जब तक नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा, और सत्ता का रास्ता सरदार शहर से होकर निकलता है। सरदार शहर में आप ये जो आंधी है आरएलपी की, इसे तूफान बना दो। ये सिक्योरिटी वाले सुनामी बना के राजधानी में राज करेंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को आपने देखा है जम के लूटा है। न कोई विपक्ष है न पक्ष है, हर एमएलए लूटा इस राजस्थान को। गहलोत को सरकार बचाने की चिंता है, और पायलट को मुख्यमंत्री बनने की चिंता है। बीजेपी में 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको भाई लालचंद को बोतल का चिन्ह है, 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों को वोट देके आप इनकी मदद करना, क्योंकि टिकट सरदार शहर की आम आवाज जवान किसान 36 को उनकी इच्छा थी कि लालचंद मुंड को उम्मीदवार बनाया जाए। मैंने आपकी इच्छा के अनुरूप उम्मीदवार भी बना दिया। हम सब यही रहेंगे जब तक चुनाव होगा। आप जितना घुमाना चाहो मुझे घुमा लेना, कहीं ऐसा नहीं हो गली गली घुमाने के बाद भी ये हो कि आरएलपी तो दूसरे नंबर पर रह गई, तो फिर मेरी भी हवा निकलती है, समझ गए ना। तो घूमे थे ना गली गली क्या कर लिया। तो ये कहना है कि गली गली घूमे, हम तो गली गली नहीं जहां जहां घुमाएंगे हनुमान जी को। लेकिन ये चुनाव इस राजस्थान का नौजवान लड़ रहा है। राजस्थान के बदलाव की शुरुआत सरदार शहर की धरती से होगी भाइयों। किसान राज की देश में शुरुआत सरदार शहर की धरती से होगी। ये सरदार शहर कोई कमजोर इलाका नहीं है, ये सरदार शहर वो इलाका है, ये चूरू वो इलाका है, ये शेखावाटी वो इलाका है जिन्होंने आजादी से पहले भी लड़ाई लड़ी। किसान आंदोलनों के अंदर सामंत प्रथा का विरोध किया, जागीरदारों के खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन नेताओं के धोखे की वजह से विकास में हम पीछे रह गए। आपका भाई विकास के पथ पे आपको आगे लेके जाएगा, ये विश्वास दिलाता है। 36 को उनको साथ लेके चलूंगा। अगर नहीं मानते हो, जिससे मेरा काम पड़ा, जो मेरे पास आ गया वो मेरा हो गया, जो मेरे से मिल लिया वो मेरा हो गया। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ। कांग्रेस भाजपा को आप 70 साल से देख रहे हो, बीजेपी को 45 साल से देख रहे हो, और कांग्रेस को 70 साल से देख रहे हो। एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देखो। जब भोपालगढ़ के अंदर पुखराज गर्ग जीत सकते हैं, एक किसान दलित की बेटी इंदिरा बावरी मेरठा में जीत सकती है, खींवसर जीत सकते हैं, और अपने चिन्ह पे अगर नागौर की लोकसभा जीत सकते हैं, तो सरदार शहर कमजोर इलाका नहीं है, ये मजबूत इलाका है। अपने पुरखों का इतिहास पढ़ो और इस बार बदल दो इस व्यवस्था को।
दोनों परिवारों को घर बिठाओ और जिस परिवार ने 40 साल में राज किया है, इस वंशवाद की राजनीति के खात्मे की शुरुआत सरदार साहब की धरती से आप करो। मेरा साथ दो, अपने भाई को मजबूत करो, नई ऊर्जा दो, ताकि वो ऊर्जा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा आपके तैयार खड़ा रहे। मैं आपका इतना ही विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि हनुमान बेनीवाल वो नेता है जो कहता है वो करता है। अगर किसी का हाथ पकड़ लिया, हाथ बीच में नहीं छोड़ता, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। सरदार साहब को विकास के अंदर आगे लेके जाएंगे और विकास की गंगा बहा देंगे। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप विकास की गंगा कैसे बहा दोगे, राज तो कांग्रेस का। मैंने कहा राज है कहाँ, राज तो किसी का ही नहीं है, राज तो डर का है, डर हमारा ही है कांग्रेस पार्टी। ये आप जिता दो लालचंद मुंड को, और जितने काम बाकी है वो 6 महीने में करा लेना, मैं खुद आके बैठ जाऊंगा आपके काम करने। इतनी मैं अपील आपको कर सकता हूँ। मैं राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ईस्टर्न कैनाल की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ERCP का परियोजना, सिंचाई राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, उसको पीने का पानी मिले 13 जिलों को। ये हमारे भटपूछा हैं सारे लोग, पीने का पानी मिले, सिंचाई मिले, इंदिरा गांधी नहर का सिंचित क्षेत्र बढ़े। रावला गढ़साना जिले के गंगा हनुमानगढ़ का किसान हमेशा आंदोलित रहता है, किसान को समय पे पानी नहीं मिलता, कितना भारी भ्रष्टाचार है। तो भाइयों, इस राजस्थान की लड़ाई देश में अगर कोई लड़ रहा है तो 24 तो मोदी का जयकारा लगाता है और नागौर का सांसद आपका जयकारा लोकसभा के अंदर लड़ाई लगा के राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा है। और विधानसभा में भी तीनों विधायक, तो कांग्रेस बीजेपी एक हो जाती है तो तीनों विधायक आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपका भाई 25 साल से कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा के सफर के अंदर आपने मुझे लड़ता हुआ ही देखा होगा। और एक चीज और देखी होगी, जो बात मैं पकड़ लेता हूँ वो छोड़ता नहीं, और जिसका पीछा करता हूँ उसको दिन में तारे याद दिला देता हूँ। ये आपने अच्छी तरीके से देखा। मैंने जिनका पीछा किया, अब क्या कि सारे ही मोर्चे खुले हैं, सब तरफ चारों तरफ मेरे को सारे टारगेट करते हैं। तो अब मुझे आप मदद करो, याद से नई ऊर्जा दो। सरदार साहब के अंदर इस तरह वोट पड़ने चाहिए जैसे खींवसर की धरती पर हनुमान बेनीवाल को वोट पड़ता है, उसी तरह सरदार साहब में बोतल का बटन इतनी बार आपको दबाना 5 तारीख को कि बार बार EVM खराब हो जाए और नई मशीनें लानी पड़े, और ये बोतल यहाँ से जीते और इस बोतल में भूत भूतनी को बंद करके और मैं लेके भाग जाऊँ। ये मैं अपील आपके बीच में निकले आया हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सारे लोग मिलकर भाई लालचंद मुंड को भारी वोटों को नाम जिताएं। अगर बधाई, शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हनुमान बेनीवाल डीजे की धुन पर युवाओं के साथ थिरक रहे हैं हनुमान बेनीवाल। अपनी बेबाक अंदाज के लिए हमेशा से जाने जाते हैं।